स्टूडेंट्स नमस्कार। YouTube के चैनल में अमित कॉमर्स पॉइंट के आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेसन नंबर सेकंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। वीडियो नंबर सेकंड। अभी तक के फर्स्ट वीडियो में लास्ट मैंने जो आपको बताया था, मैंने इसके मीनिंग के बारे में, इसके एग्रीगेट सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आप लोगों को। फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, और ये सारी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आगे का, जिसमें हम कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर वीडियो नंबर सेकंड है। वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको सारे पार्ट मिलेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो सब आप जब कमेंट बॉक्स में देखेंगे, लिंक शेयर जो कर रखा है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक मेरा। अब देखिए, समझिए कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम समझेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच वाज एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी समझे आप कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे 3 सोसाइटीज होती हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को बैलेंस या फिर चलाती हैं। जैसे कि पहली, हमारे देश की पॉपुलेशन 147 करोड़ हो गई है, 147 करोड़ तक लगभग पहुंच चुकी है। हर देश का व्यक्ति, हर एक नागरिक जो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस करता है, पहला एक्सपेंडिचर तो वही हुआ क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, यानी कि वो कुछ खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है या फिर यूज कर रहा है। जैसे गाड़ी वाड़ी को यूज करता है, क्लोथ्स पहनता है और फूड्स खाता है, खाना खाता है, तो उसमें वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। दूसरा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं गवर्नमेंट सरकार जो सोशल वेलफेयर सोसाइटीज के लिए काम करती है, रोडे बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, बड़े बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना, इसमें बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। तीसरा एक्सपेंडिचर करती है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज। आपने सुना होगा कि पुअर पीपल जो होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए एनजीओ खुलती है, वृद्ध आश्रम खुलते हैं, गरीब बच्चों के स्कूल खुलते हैं, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं, बच्चों को कपड़े हो गए, खाने के लिए व्यवस्था हो गई, गरीबों के लिए मकान हो गए सस्ते दरों पर, या फिर खाना खर्चा हो गया। तो ये 3 प्रकार के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं इस टॉपिक पर दोबारा आता हूं कि इन तीनों टॉपिक को अपन कैसे समझेंगे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच वाज टोटल का मतलब होता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन दी इकोनॉमी। अब समझ में आ गया इकोनॉमी में कितने लोग एक्सपेंडिचर करते हैं? 3 लोग। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बराबर, इसका आंसर कैसा आएगा? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को समझने के लिए पहले आपको यहां आना है। सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की बात करेंगे, उसके बाद नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। पहला है हाउस होल्ड कैसे कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है? देखिए, बाय गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब आप बताइए कि हर एक व्यक्ति जो कस्टमर है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए बाजार जाता है, अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है, पैसा देता है और लेके आता है, यानी कि वो हाउस होल्ड है और वो गुड्स जो उसको सेटिस्फेक्शन दे रही है उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, मनी हो गया पहला एक्सपेंडिचर। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है? फॉर वेलफेयर एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे करती है और फिर जनता से उसके बदले में टैक्सेस लेती है, जिससे कि गवर्नमेंट आगे अपना काम चलाती है और बहुत बड़ा खर्चा गवर्नमेंट करती है, जो मैंने पहले बता दी है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? जैसे कि टेम्पल हो गया, गुरुद्वारे हो गए, या कोई संस्थान हो गया, ऐसा एनजीओ हो गया, सोसाइटी हो गई जो गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, वेलफेयर काम कर रही है। जैसे मकान बना रही है गरीबों के लिए, मैंने बताया आप लोगों को, गरीब बच्चों को व्यवस्थाएं कर रही, खाने पीने की व्यवस्था कर रही, पढ़ाने की व्यवस्था कर रही, किताबें फ्री बांट रहे, वगैरह वगैरह। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। मान लीजिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं 10,000 के, ठीक है। मान लीजिए ये भी गवर्नमेंट वाले भी 10,000 के और ये हो रहे हैं एनजीओ वाले 9,000 के, तो उसका आंसर कैसा आएगा? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बराबर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड 10,000 रुपीज प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, वो भी 10,000 था, प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 9,000 था। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 29,000 रुपीज। दैट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर ये हमारा आ चुका है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई थिंक ये वीडियो में जो मैंने टॉपिक बताया आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वीडियो के अंदर मैंने बहुत इजीली वे में आपको समझाया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इसी वीडियो में कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोगों के बीच में है स्टूडेंट्स, जो कि जस्ट मैंने अभी कंजप्शन और एक्सपेंडिचर जो बताया था उसके बाद का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में।
क्योंकि पेपर में ये पक्का आता है और ये बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैसे समझें। बहुत इजीली वे में आपको समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोविड-19 की सेकंड वेव जो चल रही है, इसमें हम घर पे ही होम टू हैं और वहीं पे हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। देखिए, बात मेरे मन में आई है, बहुत अच्छी सी है कि शहरों को बसा करके गाँव को बनाने में निकले हैं। किस तरीके का होता है इंसान, हाथ में कुल्हाड़ी और छांव की तलाश में निकले हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमें पेड़ों को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये डायलॉग जो मैंने मारा, ये मानने का मेरी एक ही उद्देश्य था, जो बोला मैंने कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। कोई सेव ट्रीज तो सेव लाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग सिंपल सा है। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करने का। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट मैंने दो जगह किया। एक तो मैंने किया फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक मैंने किया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुनना, फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जो मैंने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया, इसमें आप समझना, मैंने एक प्लांट और मशीन ली। पहले तो मैं ये ऊपर की लाइन समझा दूं आपको। ये जो एक मीनिंग आया कि इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए मेरे घर में रख रखा है तिजोरी में। ध्यान समझना, मेरे तिजोरी में 1 लाख रुपए रख रखे हैं। एक हफ्ते बाद मैं तिजोरी खोलता हूं तो 1 लाख रुपए निकलते हैं। मैं 1 महीने बाद खोलता हूं तो 1 लाख रुपए निकलते हैं। मैं 1 साल बाद भी खोलूंगा तिजोरी तो 1 लाख रुपए निकलेंगे। बिकॉज क्यों निकलेंगे? क्योंकि वो मेरी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि सेविंग इसलिए है क्योंकि वो मेरे घर में रखा हुआ है, बस चोर चुरा के ना ले जाए, डर से मैं अपने पास ही रखा हूं। लेकिन अगर मुझे नॉलेज होती, मुझे पता होता कि इसी पैसे को अगर मैं ब्याज पे चला दूं, इसी पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, शेयर्स में कर दूं, डिबेंचर्स में कर दूं, या मैं किसी और बैंक को उधार दे दूं या किसी व्यक्ति को उधार दे दूं, तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट कर सकता था। मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दूं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा या मुझे प्रॉफिट होगा, या मैं छोटी सी शॉप खोल लूं। मतलब पर्पस ये है कि उस लेकर 1 लाख रुपए को अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के 6 महीने बाद अगर मेरा पैसा, मान लीजिए प्रॉफिट भी अगर होता है, मुझे किसी भी चीज में अगर ब्याज मिलता है, प्रॉफिट होता है, जो भी व्हाटएवर, और 1 लाख से बढ़ के वो 1,10,000 रुपए हो जाए, तो वो जो 10,000 रुपए जो डिफरेंस आया, 1 लाख का आपका तो 1,10,000 आया, तो 10,000 का जो डिफरेंस आया, दैट मीन्स द इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यही है 10,000 रुपए। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया, वो इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10,000 का। वो प्रोसेस में गया, आपने क्या करा प्रोसेस में? मतलब उसको आपने बिजनेस में लगाया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्या इंक्रीज हुआ आपका? स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना हो गया बढ़ के? 1,10,000। यानी कि आप लगा कितना रहे? 1 लाख। 1 लाख लगा रहे, मिल कितना रहा? 1,10,000। तो 10,000 रुपीज डिफरेंस जो आया है, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी को बोलेंगे स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,10,000 का। इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने प्रकार के होते हैं इन्वेस्टमेंट? 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वाज इन्वेस्ट बाय द फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि जैसे कि प्लांट और मशीन, लूज टूल्स, बिल्डिंग, और भी अदर इन्वेस्टमेंट जो फिक्स किए जा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के लिए काम आता है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? प्लांट एंड मशीन को। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीन को जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें आ रहा है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है और मैं एक ही मशीन से प्रोडक्टिविटी करता हूं, और कुछ समय के बाद मुझे प्रॉफिट होने लग जाता है, और मैं उस प्रॉफिट को ऐड करके एक मशीन और खरीद लेता हूं, और 2 मशीनों से मैं प्रोडक्टिविटी कर रहा हूं, उस प्रोडक्टिविटी से मुझे और प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरी जो एक मशीन थी, उससे इंक्रीज होकर के स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेरी कितनी हो गई? एक मशीन पहले थी और एक मशीन बाद में आ गई, तो बढ़ के कितनी हो गई? 2 मशीन हो गई। तो 2 मशीन से मेरा क्या हुआ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। एक मशीन से 2 मशीन हो गई, तो मेरा इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ही हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके बाद हम लोग इन्वेंट्री पे चलते हैं। भाई देखिए, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो प्रोसेस में है, जो अभी बना नहीं है। तो किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए 2 चीजों की नीड होती है। एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो वन टाइम करेगा और लॉन्ग टर्म तक उसका फायदा लेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो उस प्रोसेस एक्टिविटी को चलाने के लिए काम में आएगा।
वो इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें भी क्या लिखा है? चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। पूरे 12 महीने के दौरान में, पूरे साल भर के दौरान में जितना भी चेंज इन्वेंट्री में आएगा वो पूरे साल भर का काउंट किया जाएगा। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट है, मान लीजिए बनाने में पूरी कॉस्ट आई, जिसमें इसकी ऊपर की बॉडी, इसकी इनसाइड बॉडी, इसका कैप, इसकी इंक, इसके बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स, ये सब मैंने प्रोसेस में डाले। प्रोसेस में बनने के बाद ये तैयार हुआ, इसकी टोटल कॉस्टिंग आई 7 रुपीज और मार्केट में मैं इसको बेच रहा हूँ 10 रुपीज में, तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 रुपीज। ये 3 रुपीज क्या है? मेरा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट क्या कर रहा है? मेरी इन्वेंट्री के स्टॉक को पूरे साल भर में चेंज करेगा, यानी कि बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा प्रॉफिट को। तो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट कितनी जगह होता है? पहला, रॉ मटेरियल कच्चे माल को दिए, उसको मशीन में डालते हैं प्रोसेस में, और फिनिश्ड जब बनके तैयार होता है। तो ये 3 एक्टिविटीज होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब इसके सिग्निफिकेंस को पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले ही पढ़ते हैं। पहले इंपॉर्टेंट है फिक्स इन्वेस्टमेंट की रेज का मतलब होता है इंक्रीज करना, रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। भाई मुझे बताइए, मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले अगर मेरी एक मशीन है तो उससे मैं लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा हूं और लिमिटेड ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर मैं 2 मशीन कर दूं तो लिमिटेड से थोड़ा इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? रेज करने का काम कौन करेगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा। सेकंड है हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब जब मेरे पास 2 मशीनें होंगी तो मेरा आउटपुट भी ज्यादा आएगा। अब मेरा आउटपुट एक्टिविटी ज्यादा होंगी, आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो मेरा हायर लेवल प्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाएगा, जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट है हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब मेरे हायर प्रोडक्शन हो रहा है, हायर मशीनरी मेरे पास है, हायर इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया, जब सब कुछ ज्यादा हो रहा है तो मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, मेरी ग्रोथ मेरी बिजनेस की ज्यादा होगी, मैं ज्यादा टैक्स पे करूंगा, और मेरे जैसे बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिट देंगे, तो देश की जीडीपी भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इनकम भी हमारी बढ़ेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, इनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। इसका मतलब होता है, इनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के आपको पूरी सप्लाई जो है यूनिट्स की पूरी प्रोड्यूसर को मिल रही है, यानी कि माल पूरा गोडाउन तक पहुंच रहा है और पूरा फैक्ट्री तक माल पहुंच रहा है, उस सप्लाई ऑफ इनपुट यूनिट्स में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है प्रोड्यूसर कैन बी अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट, अकॉर्डिंगली अनसर्टन ऑफ द मार्केट आर अवॉइडेड। अब आप देखिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या चीज अवॉइड करके चलता है? डे टू डे परचेज, क्योंकि मार्केट के अंदर डे टू डे जो परचेज अनसर्टन रिस्क जो होते हैं, मार्केट में कभी भी किसी की डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्टिविटी की या किसी भी गुड्स की, या किसी की कम हो जाती है, तो अनसर्टन रिस्क चलती है मार्केट में, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाना, कम हो जाना, गुड्स की सप्लाई बढ़ जाना, गुड्स की सप्लाई कम हो जाना, डिमांड का बढ़ जाना, डिमांड का कम हो जाना, ये डे टू डे एक्टिविटी जो चलती है उसको मार्केट क्या है? अवॉइड करके चलता है। यानी कि ये चीजें आपको मान के चलनी है, अवॉइड नहीं करना है इसको कि ये चीज नहीं होगी, ऐसा मार्केट में होगा। तो आई थिंक सो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या है फिक्स इन्वेस्टमेंट में? क्या होते हैं? इन्वेंटरी में 3 एक्टिविटी क्या होती है, दोनों में क्या मीनिंग में डिफरेंस है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, इसी में वीडियो नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके बाद हमारे बस 2 टॉपिक और रह जाएंगे, डेप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूंस और अनएक्सपेक्टेड एब्सोल्यूंस। इसके बाद ये टॉपिक को हम ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें कंटिन्यू आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझने से पहले मैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें कि इस टॉपिक से 1 मिनट में थोड़ा सा किसी और टॉपिक पे जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले बच्चों, आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं। मेरा सबसे बढ़िया उत्तरदायित्व जो मुझे लगता है मेरा है वो ये है कि आपको मैं एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊं, मैं आपको एक फ्रेंड की तरह पढ़ाऊं, दोस्त की तरह पढ़ाऊं। वो क्यों जरूरी है? सुनिए ध्यान से। मैं टीचर हूं, मैं तो पढ़ चुका हूं ये सब चीजें। आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मुझे आपकी डिग्री पे आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरी नॉलेज यहाँ पर है और आपकी नॉलेज अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर है, तो सबसे पहले मुझे और आपको दोनों को
थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मुझे ये सोचना होगा कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं उनके लिए लेवल थोड़ा डिग्री नीचे करूँ, एक स्टूडेंट बनने की कोशिश करूँ। आपको भी सोचना है सर हमारे लिए अगर इतना लेवल नीचे कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम भी अपनी प्रिपरेशन करें और सर की बात को ध्यान से सुने, सर की वीडियो को ध्यान से सुने, सर की बात वीडियो की एक एक चीज को ढंग से देखें, समझे, जाने, तो थोड़ा सा आप भी बराबर आएंगे। तो देखिए बैलेंस जब हो जाएगा ना, तो आपको मेरी हर बात समझ में आने लग जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जब सुई और धागे में अगर हम लोग धागा सुई में धागा रोते हैं ना, तो दोनों को एक दूसरे के बैलेंस में आना पड़ता है बेटा। तो इसीलिए जब मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको उसको समझना है, तो आपको भी मेरे उस बैलेंस सिस्टम पर आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी आपके बैलेंस पर आना पड़ता है, आपके डिग्री ऑफ पॉइंट पर आना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है वीडियो कौन कौन कहाँ देखेगा, कौन कौन कैसे कैसे पढ़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ाने के, मुझे बेहतरीन भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरा मकसद एक ही है। मेरा मकसद क्या है कि मेरे बच्चों को मुझे अपनी उनकी जिंदगी में, उनके भविष्य में कुछ अच्छा बनाना, इसलिए मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत इजीली वे में समझाऊं, इसलिए मैं इजी नोट समझाता हूँ। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले आप समझिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ग्रॉस में नेट नहीं है। अब ये ग्रॉस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक पुरानी मशीन है, ठीक है, मैंने उससे 5 साल 10 साल काम किया। अब मुझे लगा यार ये मशीन बहुत ओल्ड हो चुकी है, क्यों नहीं एक मशीन और परचेस कर ले। मैंने एक नई मशीन और परचेस कर ली। तो मेरे पास जो ओल्ड मशीन है उसको बोलते हैं ओल्ड असिस्टिंग एसिड्स। ओल्ड असिस्टिंग एसिड्स जो है एक न्यू एसिड्स और ले आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ओल्ड एसिड्स को कंटिन्यू और वर्क करवाने के लिए क्या उस पर रिपेयर की नीड होगी, क्या उस पर मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्या उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब उसको सही कराने के लिए खर्चे देने पड़ेंगे। आप बोलेंगे यस बिल्कुल सही है। जब हमारे घर का पंखा पुराना हो जाता है, हमारी टीवी पुरानी हो जाती है, गाड़ी पुरानी होती रहती है, तो हम उसकी रिपेयर करवाते हैं ना, हम उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज देते हैं ना। वही चीज आपको मशीन में करनी है। तो जो चीज हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हैं, हम जो एक्स्ट्रा खर्चा उस पर कर रहे हैं, तो ओल्ड मशीन क्या नई मशीन के बराबर प्रोटेक्शन देगी? पहला क्वेश्चन, नहीं देगी। क्या नई मशीन ओल्ड मशीन से ज्यादा प्रोटेक्शन देगी? बिल्कुल देगी। तो जो ओल्ड मशीन है और जो नई मशीन है, नई मशीन पर क्या हुआ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू अप करेगा, यानी कि प्रोटेक्शन ज्यादा करेगा। जैसे मान लीजिए ये 3 पैकेट बना रहा है, ये 4 पैकेट बना रहा है, तो ये 2 ही पैकेट बना रहा है। तो जो 2 पैकेट बना रही है मशीन वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। क्या हो रही है? इसकी वैल्यू, काम करने की इसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। और एफिशिएंसी डाउन होने का मतलब ही क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो ये आप समझ गए डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है इस पर, क्योंकि ये मशीन कंटिन्यू वर्क कर रही है लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी इसकी। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग। It includes expenses by the producer on the purchase of new assets। यानी कि इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? वो एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया गया है जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते समय एक नई मशीन को परचेज करते समय करेगा, जो न्यू एसेट्स ली उसमें, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑन असिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग ऑफ द ईयर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि न्यू मशीन के अलावा उसके पास ऑलरेडी पहले से ओल्ड मशीन है जिसको उसने रिप्लेसमेंट या रिपेयर या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया है, और ये रिप्लेसमेंट या इंस्टॉलेशन या रिपेयर पे किया हुआ एक्सपेंसिव क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा बेटा। इसी को हम उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे और ये डेप्रिसिएशन बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं ये चीज। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। यानी कि इसमें कौन सा खर्चा शामिल है, इंक्लूड है? वो एक्सपेंडिचर इंक्लूड है जो प्रोड्यूसर ने नई मशीन पे किया है। ये रही वो नई मशीन, पुरानी मशीन ये रही, नई मशीन ये रही। ठीक है, इट डज नॉट include expenditure by the producer on the replacement of the assisting assets। इसमें कौन सा खर्चा शामिल नहीं कर रहे हैं? इसमें पुरानी मशीन पर लगाया गया डेप्रिसिएशन यानी कि रिप्लेसमेंट, इंस्टॉलेशन या रिपेयर के एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने नई मशीन के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया है, इसमें पुरानी मशीन का कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें क्या शामिल किया जाएगा? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इसमें काउंट होगा और उसके लिए भी फर्म एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बना देगी। उसमें अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता रहेगा, जिससे फर्म को एंड में ये पता चल जाए कि जो पहली मशीन जो पुरानी थी उस पर टोटल साल में यानी 12 मंथ में कितना हम लोग ने रिप्लेसमेंट
कितना हम लोगों ने इंस्टॉलेशन और कितना हमने रिपेयर में एक्सपेंस किया, या उस पुरानी मशीन से हमारा प्रोडक्शन का लेवल कितना धीरे 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 कम हुआ, उसको टोटल काउंट कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए वह मशीन पहले महीने में 10 यूनिट बनाती है, तीसरे महीने में 6 यूनिट बनाती है, 5वें महीने में 4 यूनिट बनाती है, 9वें महीने में 3 यूनिट बनाती है और 12वें महीने में 1 यूनिट बना रही है। तो आपने देखा फर्स्ट मंथ से 12 मंथ तक उसकी कैपेसिटी धीरे 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 डाउन हो रही है। तो जो डाउन होती जा रही है वो डिफरेंस डेप्रिसिएशन है। उसके लिए एक फंड बना लिया जाएगा जिसको डेप्रिसिएशन फंड कहा जाएगा। वो जो डिफरेंस है वहां ट्रांसफर होता रहेगा और पूरे साल भर बाद हम उस डेप्रिसिएशन फंड में से देखेंगे कि इस मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या रह गई है। ठीक है। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द असिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी कि इसके अंदर क्या शामिल किया जाएगा, नेट एडिशन टू दी असिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में शामिल नहीं किया जाएगा, बिकॉज इसमें नई मशीन की वैल्यू शामिल नहीं होगी, इसमें पुरानी मशीन की वैल्यू ही शामिल की जाएगी। और ध्यान रखें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। जैसे मेरी पुरानी मशीन है 10 की और मेरी नई मशीन है 20,000 की, तो ये नई मशीन है 20 की और पुरानी है, तो टोटल कितनी हो गई 30,000। इसमें से जो ओल्ड मशीन है उसमें 6,000 रुपीज मेरे डिक्रीज हो गए, तो एक्चुअल कितने बचे 24,000। इसमें 20,000 तो न्यू के हैं और 4,000 मेरे ओल्ड मशीन के हैं। दैट मींस डिक्रीज द वैल्यू। ठीक है। 6,000 रुपीज आप कॉल्ड इन डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू दी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। अब हम इस पे आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में। इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट काउंट होगा, डेप्रिसिएशन काउंट होगा, यहाँ काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू दी असिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक है। इट शो द नेट एडिशन टू द असिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इसमें नेट इन्वेस्टमेंट शामिल किया जाता है और उसमें नई एसेट्स की वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा, जबकि यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आई थिंक सो इस वीडियो के अंदर जो मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जो बताया था थोड़ा बहुत आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। इसी चीज को कंटिन्यू मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। ठीक है।